आज हमारा सेशन 13 है फॉर एबीएम एमसीक्यू सीरीज मैकमिलन बुक। सो 1 to 12 के अगर आपको सेशन देखने हैं तो आप यूट्यूब पे सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हॉलीवुड ऐप आप डाउनलोड करके रखिए। इसमें आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। ई पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह है, एमसीक्यूज है, उसके अलावा क्विजेज इसमें चलती रहती है, और हमारे पेड कोर्सेज सारे हैं, बैचेज और सबका डिटेल्स आपको इसमें मिलेगा। आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं और यहीं से आप देख सकते हैं। इस पर अगर आप कोड यूज करते हैं कोई भी कोर्स के परचेज पे, जेआईबी एज वेल एज सीआईबी शुभम, तो आपको वो टाइम पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उसमें +5% आपको मिल जाएगा। सो वॉट एवर इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रनिंग एट दैट टाइम, आपको उसमें 5% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेक श्योर करके अपने साथ के साथ जो है यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज बहुत सारा अपडेट देने का एकमात्र माध्यम है यूट्यूब और टेलीग्राम। तो मेक श्योर आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखो। इस पर बहुत सारा टील और एग्जाम्स सीरीज आते रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। कोई भी एग्जामिनेशन का अपडेट होगा, कुछ भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज होगी, वो सब आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। चलिए एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। एटीट्यूड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट अबाउट विच अ पर्सन हैज फीलिंग्स एंड बिलीफ। एटीट्यूड क्या होता है? आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के लिए आप कैसा फील करते हो और आपका क्या बिलीफ है, ये स्पेसिफिक टू एन ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपका एटीट्यूड फॉर ए वन ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू योर एटीट्यूड फॉर द अनदर ऑब्जेक्ट। सो दैट डिपेंड्स अपॉन उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या बिलीफ है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं एटीट्यूड का क्या बोलता है। एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object। मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप अलग ही वे में बिहेव करते हो। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, आपका एटीट्यूड काम के प्रति बहुत अच्छा है, तो मतलब काम को देख के आप कुछ अलग ही फील करते हो, कुछ अलग बिहेव करो। मे बी काम को देख के आपको अपना रोजी रोटी दिमाग में आ रहा है, आपको अपने फैमिली दिमाग में आ रही है कि आप फैमिली के लिए कमाना है। सो एटीट्यूड क्या है? टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आप कुछ अलग वे में फील करते हो, बिहेव करते हो, वो आपका एटीट्यूड हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो किसी का काम के लिए एटीट्यूड अलग रहेगा, किसी का लेट से ड्राइविंग के लिए अलग होगा। तो हर चीज के लिए आपका अलग अलग एटीट्यूड होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू फील एंड बिहेव अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। तो चलिए, तो फर्स्ट तो ठीक है, ये बात तो है। सेकंड, तो ये बात तो सही है, डेफिनेशन से अपन ने देख ली कि इट डिपेंड्स अपॉन फीलिंग्स एंड बिलीफ। सेकंड है, एटीट्यूड डज नॉट हैव इंपैक्ट्स ऑन इमोशंस ऑफ अ पर्सन। क्या एटीट्यूड का इंपैक्ट नहीं होता इमोशन पे? हमने तो डेफिनेशन में देख लिया भैया, एटीट्यूड तो निकलता ही आपका पर्टिकुलर इमोशन क्या है आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके। सी, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज हैव हाई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन देयर वर्क परफॉर्मेंस। यस, अगर एटीट्यूड एम्प्लॉइज का एटीट्यूड वर्क के प्रति सही है तो उनका वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। नन ऑफ द बोथ। सो शायद बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज एटीट्यूड का फर्क होता है इमोशंस ऑफ ए पर्सन। अगर फॉर एग्जांपल वर्क की बात करते हैं, अगर आपके एम्प्लॉइज का एटीट्यूड नहीं है वर्क के प्रति सही, तो अकॉर्डिंगली इमोशनली वो फील डाउन फील करेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे। तो एटीट्यूड का फर्क पड़ता है पर्सन के इमोशंस पे, बिकॉज एटीट्यूड का मतलब ही होता है कैसा फील करते हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी बात सही है? फर्स्ट, एटीट्यूड आर फॉर्म्ड बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। कि एटीट्यूड फैक्ट के बेस पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। देखो दो तरीके का होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जो हर पर्सन के अलग अलग होता है, और ऑब्जेक्टिव मतलब जो कॉमन होता है। सेकंड, चेंजिंग एटीट्यूड इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। कि ज्यादातर पीपल अपने एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल होता है। थर्ड, देयर आर वेज इन विच बैरियर्स कैन बी ओवरकम एंड एटीट्यूड्स कैन बी चेंज। देयर आर कुछ वे होते हैं, कुछ तरीके जिससे आप अपने बैरियर रुकावटों को हटा सकते हो और एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। एंड डी है नन ऑफ द बोथ। तो शारदा इज सेइंग सी। चलिए एक बार फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एटीट्यूड आर बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। नहीं, एटीट्यूड जो सब्जेक्टिव होता है। आपका काम के प्रति एटीट्यूड अलग होगा, डिपेंड अपॉन व्हाट यू फील एंड बिहेव अबाउट योर वर्क। मेरा अलग होगा, तो कोई फैक्ट के बेस पे नहीं है कि फॉर एग्जांपल टाइपिस्ट का काम के लिए किसी को एटीट्यूड अच्छा होगा, किसी का खराब होगा। तो इट इज नॉट ए फैक्चुअल थिंग, ऑब्जेक्टिव थिंग कि ये काम के लिए सबका एटीट्यूड खराब होगा या फिर ये काम के लिए सबका एटीट्यूड अच्छा होगा। तो यस, ये बात तो गलत है, फॉल्स। इट इज नॉट एन फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सेकंड क्या है? चेंजिंग एटीट्यूड इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ज्यादातर लोग एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए, अगर एटीट्यूड चेंज करना पॉसिबल ही नहीं होता तो अपने को चैप्टर पढ़ाते क्या? अरे जब पॉसिबल ही नहीं एटीट्यूड को चेंज करना, तो फिर एचआर वालों का रोल कहाँ आएगा?
अगर आप ऐसा बोल दोगे कि एटीट्यूड चेंज हो ही नहीं सकता तो भैया फिर क्यों पढ़ा रहे हो एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस, ये वो, जब वो चेंज ही नहीं हो सकता भाई, जिसका जैसा है वैसा ही रहना है, तो फिर हम चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं। एचआर वाले लोग हायर हमने क्यों किया है, उनको हमने हायर इसलिए किया है ताकि थर्ड जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको वो हटा सके, जो रुकावटें आ रही है उनको वो हटा सके और एटीट्यूड चेंज हो सके, इसलिए हमने एचआर वालों को हायर किया। एचआर वालों को क्यों हायर किया, बिकॉज कुछ वेज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप एटीट्यूड के बीच में आने वाली रुकावटों को आप हटा सकते हो और एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। सो सी इज द करेक्ट आंसर, शारदा करेक्ट, एस कुमार करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, बिकॉज यस रुकावटें हैं लेकिन एचआर का काम ही है उन रुकावटों को हटाना और एटीट्यूड को चेंज करना। सो बी इज ऑल्सो फॉल्स, सी इज द ट्रू करेक्ट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not correct with respect to development of human resources? Not correct पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखो जो थोड़ा भी जो एचआरएम वाले जो एमसीक्यूज चल रहा है आपको लगा होगा क्योंकि क्या सर करेक्ट नॉन करेक्ट ये सब चल रहा है, बट अपने जो मॉड्यूल में मेजरली क्वेश्चन ये दिए, लेकिन क्या ये एक्चुअली अच्छा है, इसके कारण आपको क्या चारों ऑप्शन आप डिस्कस करते हो, यस नो सोचते हो, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ रहा है। सो आई होप कि वैसे आपके लिए ये एक्चुअली अच्छा रहेगा कि इससे आपको क्या चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं आप हाँ या ना लगा रहे हो, तो वो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और इससे मैंने आपको थोड़ा मॉड्यूल आपको थोड़ा ओवरव्यू गो थ्रू जाएगा। जैसे आप एमसीक्यू के बाद जब मॉड्यूल पढ़ने बैठोगे तो आपको कई चीजें लगेगी, अच्छा हाँ एटीट्यूड का तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन वहाँ पे, काइंड ऑफ एटीट्यूड क्या होता है ये तो हमने पढ़ा था, तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए डेफिनेटली। जब आप जेन्युइन जब पढ़ने बैठोगे ना तो आपको फर्स्ट टाइम नहीं लगेगा। तो एमसीक्यू की सीरीज के बाद अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ेगा ना एचआरएम तो उसको लगेगा कि हाँ ये तो हाँ ये आया था, ये तो आया था, बिकॉज एचआरएम में बहुत सारे ट्रू फॉल्स दिए हुए, तो वो ऑलमोस्ट है ना आपके लगभग सब टॉपिक को टच टच कर देंगे। तो जैसे ही एमसीक्यू सब कर रहे हैं ना ऑलमोस्ट सब टॉपिक से कुछ ना कुछ आ ही रहा है इसके अंदर, तो आपका कवरेज अच्छा हो जाएगा। तो एस कुमारी सेइंग ए, चलिए एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस करियर, ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी किसी के करियर की भी। सेकंड, करियर प्लानिंग इज नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज, प्लान्स हैव टू चेंज, क्या करियर प्लानिंग ऐसे नहीं आप एक बार आपने प्लान करके खत्म कर दिया, आगे आपको कभी देखने की जरूरत नहीं, नहीं, आपको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम प्लान चेंज करना पड़ेगा। सी, करियर प्लानिंग इज ए सीक्वेंसिंग इवेंट्स फॉर डेवलपमेंट, कि करियर प्लानिंग आप बताते हो कि फॉर एग्जांपल लेट से आपने बोला आज मैं 12th क्लास में हूँ, मेरे को आगे चल के एमबीए बनना है, एमबीए करना है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना करियर प्लान करोगे कि सबसे पहले मेरे को 12th के अंदर 95% लाना है, फिर ये करना है वो करना है, तो ये आप इवेंट्स को सीक्वेंस कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली आप अपने डेवलपमेंट को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए आप प्लान करते हो। तो सीक्वेंसिंग इवेंट्स फॉर डेवलपमेंट, बिकॉज जब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा आप उस हाइट तक नहीं पहुंच जाओगे। तो करियर प्लानिंग इज सीक्वेंसिंग इवेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड डी है नन ऑफ द अबव। Sharda is saying C. Yash Kumar is saying A. Which of the following is not correct? एक बार वापस पढ़िए, not correct पूछा है। शारदा नॉट करेक्ट। करियर प्लानिंग इज सीक्वेंसिंग इवेंट, मतलब इवेंट्स को आप सीक्वेंस करते हो कि पहले ये पहले पहले करके इस तरीके से आप डेवलपमेंट होगा। कि आप करियर प्लानिंग फॉर एग्जांपल अगर आज कोई बंदा जूनियर लेवल पर है तो वो करियर प्लानिंग करेगा एक दिन मैनेजर लेवल पे पहुंचने के लिए, तो वो अपने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करेगा और उसमें क्या करेगा वो इवेंट बताएगा कि सबसे पहले मेरे को ये करना है ये करना है, फिर मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, ये नॉलेज लूंगा। सो इवेंट्स को सीक्वेंस करता है डेवलपमेंट के लिए। सुमन इज सेइंग बी, करियर प्लानिंग इज नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज, प्लान्स हैव टू चेंज। सुमन ये बात तो सही है, आपने अपने करियर का प्लान मेरे को अच्छे से पता है, जब आप 6th क्लास में थे तब आपको लगता था कि आपको आगे जाकर डॉक्टर बनना है, फिर लेकिन आपने 8th क्लास तक आते आते आपने चेंज कर दिया, आपने बोला नहीं नहीं मेरे को इंजीनियर बनना है। 10th क्लास तक आते आते आपको बोला नहीं 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 मेरे को तो जो है फाइनेंस में जाना है। 12th तक आपको लगा नहीं मेरा तो इंडस्ट्री जो है बैंकिंग है, मेरे को उसमें जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो आपका करियर प्लान तो हमेशा चेंज होता रहा है। सुमन आपका करियर प्लान तो हर हमेशा चेंज होता रहा है।
एस कुमार इज सेइंग करियर प्लानिंग इज अ सबसेट ऑफ एचआरडी। यस, आप ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट का ही पार्ट है, आप उनको करियर प्लानिंग करके दोगे। डेवलपमेंट तो कर रहे हो ना आप इससे, एम्प्लॉय की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे करोगे? आप उनको करियर प्लान करके दोगे, उनको करियर प्लान में आप सपोर्ट करोगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फॉर इंडिविजुअल करियर, उनको लेनी पड़ेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल करियर। यही तो मॉडर्न डे एचआर है, इसको तो मॉडर्न डे एचआरएम बोलते हैं कि आपको सिर्फ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, आपको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेनी पड़ेगी। सो ए इज द राइट आंसर, करेक्ट शारदा इज द राइट आंसर, एस कुमार ए करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। Which of the following holds true in relation to HR? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और जब भी देखो इसमें आप ऐसा देखिएगा, बाकी तीन चीजें गलत क्यों है उसका लॉजिक सोचेगा दिमाग में, वो तभी आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लिक होगा। तब आप जब एक्चुअल में जब थ्योरी नोट्स अपने पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। तो बाकी तीन को आपको सही तो आपको दिख जाएगा चारों में से कि कौन सा सही है, लेकिन बाकी के तीन गलत क्यों, उसको मन ही मन में अपने आप को एक जवाब दे दीजिए, अपने आप को एक जो है रीजन दे दीजिए कि हाँ ये इसलिए गलत है। सही तो मेरे को पता है, चार ऑप्शन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा सही कौन सा है, लेकिन जो गलत जो है ना उसका भी अपने आप को छोटा सा लॉजिक दे दिया करिए कि ये इसलिए गलत है। तो शारदा इज सेइंग सी। अच्छा फोर्थ के लिए ना, अच्छा शारदा आर यू सेइंग सी और सेइंग फॉर द फोर्थ? एस कुमारी सिंह सी, ओके, मतलब आप लोग फोर्थ के लिए बोल रहे हो। चलिए एक बार ऑप्शन सारा पढ़ लेते हैं। करियर प्रोग्रेशन इज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, अपने करियर में आगे बढ़ना उसका अधिकार है। भैया अगर वो काम अच्छे से नहीं करेगा तो कहां गया उसका अधिकार? ये कोई राइट नहीं है उसके पास कि उसको करियर प्रोग्रेशन उसका होगा ही। आप काम अच्छे से नहीं करोगे, आप कहां से प्रोग्रेस करोगे? ये कोई राइट नहीं है। राइट क्या होता है? राइट टू वोट। आप जाओगे आपको वोट दिलवाएंगे वो लोग, वो आपका राइट है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन करियर प्रोग्रेशन भाई जरूरी नहीं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप वहां पे काम नहीं करोगे तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको प्रमोशन देने का। सो करियर प्रोग्रेशन इज नॉट द राइट, वो राइट नहीं है। सेकंड, करियर प्लानिंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये तो हमेशा से चला आ रहा है करियर प्लानिंग, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इवन जस्ट एचआरएम के आने से पहले भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बहुत एथिकली और एम्प्लॉय के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचती थी। इवन एचआरएम जब से आया उससे पहले से भी। थर्ड, करियर प्लानिंग बिकम्स मोर सक्सेसफुल व्हेन एचआर फंक्शनरीज, इंडिविजुअल्स एंड इमीडिएट सुपरवाइजर परसीव दिस अ जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी। तो इससे बेटर लाइन क्या होगी? आपका जो एचआर है, आप खुद और आपका इमीडिएट सीनियर, अपना मोटा मोटी ऑर्गेनाइजेशन में तीन लोगों से तो अपना इंटरेक्शन होता है पूरा, प्रमोशन वगैरह हर चीज को लेके, आप, आपका सीनियर और आपका एचआर। तो अगर तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तीनों को जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे तो करियर प्लानिंग सक्सेसफुल होगा, इट इज विल बिकम सक्सेसफुल। तो यस, सी इज द राइट आंसर। तो या एस कुमार आपका आंसर करेक्ट है, शारदा आपका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? Emotional intelligence refers to being एस कुमारी सिंह ऑल, मुलुक शारदा सिंह डी। तो मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है ऑप्शन बाद में देखते हैं। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अगर मैं यहाँ पे डालू लेट से एम्पैथेटिक की जगह लेट से मैं डाल दू इमोशनल, तो आपका आंसर क्या होगा? हालांकि करेक्ट आंसर देखेंगे एक बार, मैं ऐसे जानना चाह रहा हूं। अगर एग्जाम में आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू बीइंग इमोशनल, सेल्फ मोटिवेटेड, रेगुलेटेड, ऑल ऑफ द अबव, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है।
सेल्फ रेगुलेटेड। बट शायद आप पहले तो आपने ऑल ऑफ द अबव बोला था, तो सेल्फ मोटिवेटेड तो ऑलरेडी आ ही चुका ना, तो अब आप ओनली सी क्यों बोल रहे हो? आपने पहले ऑल ऑफ द अबव बोला था, मतलब बी और सी तो ऑलरेडी कवर्ड ही थे, तो अब आप बी को क्यों हटा रहे हो? सेल्फ मोटिवेटेड को क्यों हटा रहे हो? इसको क्यों हटा रहे हो आप? तो बता दो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्लियरली लिखा गया है जो एचआरएम की बुक्स में कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनल हो, ये नहीं होता है। तो इसलिए मैंने जस्ट देखे कि कई बार क्या होगा एग्जाम में, आपको क्या देंगे कि बाकी के इमोशन, इसके जगह एक और गलत वर्ड देंगे, फिर आपको बोलेंगे चूज द करेक्ट वन। तो अपन सब गलती से क्या इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल देख के टिक करके आ जाते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये बताना, करेक्ट करेक्ट शायद इज नॉट द राइट थिंग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। तो मेरा बताने का ये मोटिव है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल हो, याद रखना। बिकॉज अगर कभी उन्होंने दिया ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वहां पे आपको इमोशनल पे टिक लगा के आना है कि इमोशनल इज नॉट द करेक्टरिस्टिक। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका मतलब ये नहीं कि आपको आपको इमोशनल हो आप। तो चलिए एक बार हटा देता हूं, अपना करेक्ट उस आंसर पे आते हैं पहले। सो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू बीइंग एम्पैथेटिक, मतलब आप दूसरों का दुख दर्द समझते हो, दूसरों की भावनाएं समझते हो। सेल्फ मोटिवेटेड, आप खुद से बहुत मोटिवेटेड रहते हो। सेल्फ रेगुलेटेड, आप खुद को अच्छे से प्रबंध करके रखते हो, मैनेज करके रखते हो। तो डी ऑल ऑफ द अबव, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सो डी इज द राइट आंसर। एंड याद रखना, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का करेक्टरिस्टिक बीइंग इमोशनल नहीं होता है, तो एमसीक्यू में कल को दे देगा, ध्यान रखना इमोशनल नहीं होता है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? चारों स्टेटमेंट आराम से पढ़िए फिर जवाब दीजिए। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आर नॉट इफेक्टिव अनलेस पीपल ऑल्सो चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंगली। कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो जो चेंजेस डाल रहे हो, जो जो बदलाव ला रहे हो, वो इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक कि आपके जो लोग वहां पे काम करने वाले वो भी अपना सोचने का नजरिया नहीं बदल देते। बी, इंडिविजुअल कैन ओनली एक्सेप्ट दोज चेंजेस दैट रिलेट टू वर्क, मतलब सिर्फ वही चेंजेस वो एक्सेप्ट करेंगे जो उनके वर्क से रिलेटेड होते हैं। मतलब वर्क के अलावा अगर कोई भी आप उसके साथ चेंज करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। सी, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू मेक इंडिविजुअल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन को हर इंडिविजुअल को चेंज करना पड़ेगा, उसको इंडिविजुअल को चेंज करने की जरूरत है। डी, सेल्फ परसेप्शन आर एनफ टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट्स, क्या आप सिर्फ कुछ परसेप्ट कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, वो एनफ है टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट्स, बदलाव लाने के लिए। तो भैया मैं बता दूं आपको ऑप्शन बी के बारे में, इंडिविजुअल कैन एक्सेप्ट ओनली दोज चेंजेस दैट रिलेट टू, नहीं भैया, वो वर्क के अलावा अगर आप किसी को मान लो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज करना, वो भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्क से रिलेटेड चेंजेस वो एक्सेप्ट करेगा, वो अदर चेंजेस भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेक इंडिविजुअल चेंज, क्या उसको हर इंडिविजुअल को जाके चेंज करने की जरूरत है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी हर एक इंडिविजुअल को जाके चेंज करेगी, इंडिविजुअल्स को अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन के साथ जो है अलाइन हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम कर सके। डी क्या है, सेल्फ परसेप्शन आर एनफ टू ब्रिंग अपॉन इंप्रूवमेंट, नहीं भैया सिर्फ परसेप्शन से, सिर्फ जो है आपके सोचने के तरीके से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग बेटर करनी पड़ेगी, आपको अकॉर्डिंगली फिर आपको लेकर रिजल्ट मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ए, कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आर नॉट इफेक्टिव अनलेस पीपल आल्सो चेंज देयर वे। अगर पीपल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, पीपल अपने सोचने का नजरिया नहीं बदलेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस इफेक्टिव नहीं होंगे। प्रदीप आपका आंसर करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर, कि ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस आर नॉट इफेक्टिव अनलेस पीपल आल्सो चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग, पीपल को भी अपने सोचने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आएंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर।
चलिए ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ऑप्शन ए, पर्सनल एफिकेसी इज हाउ एफिशिएंटली वन इज डूइंग हिज जॉब। पर्सनल एफिकेसी का मतलब होता है कि पर्सन अपना जॉब कितना एफिशिएंटली कर रहा है। सेकंड, लोकस ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू वंस बिलीव अबाउट हु इज रिस्पांसिबल फॉर द इवेंट्स इन वंस लाइफ। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक आदमी क्या सोचता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, उसको बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। सी, people have different motivational bases. Some receive satisfaction in achieving by themselves, some some others by working in a groups, while some others by exerting influence. कि सबका अलग अलग मोटिवेशन बेस होता है। किसी को कुछ अचीव करने से मोटिवेशन मिलता है, किसी को ग्रुप में करने से मिलता है और किसी को इन्फ्लुएंस डालने से मिलता है। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सी बात गलत है? बताइए। हेलो हेलो। सॉरी। Guys, just give me 1 second. I'll just open the comment section. Just give me 1 second. Phone got switched off. So which one of the following is false? तो भैया इसमें आपको बता दूं पर्सनल एफिकेसी क्या होता है। आई होप एक बार मेरा माय फोन इज जस्ट रीस्टार्टिंग, बट इन द मेन टाइम करेक्ट आंसर बता देता हूँ। पर्सनल एफिकेसी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पर्टिकुलर काम करना है। लेट से आपको जेआईबी का एग्जाम निकालना है, सीआईबी का एग्जाम निकालना है। उसके लिए आपको पता है कि मेरे को दिन में सुबह 6 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है, दिन में मेरे को जो है 4 घंटा कैसे ना कैसे करके मेरे को पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा। तो ये सब बिहेवियर के चेंजेस है जो आपको करने पड़ेंगे। मतलब आपका मेन पर्पज है सीआईबी निकालना। उसके लिए आपको पता है कि मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा, फिर शाम को आके मेरे को जो है 2 घंटा और पढ़ना पड़ेगा। आपको ये पता है कि क्या क्या चेंज करना है। तो आपको क्या लगता है आप ये कर पाओगे या नहीं? उसको बोलते हैं पर्सनल एफिकेसी। कि कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस क्या है कि जो जो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे अपने बिहेवियर के अंदर, क्या वो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं पर्सनल एफिकेसी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर्सनल एफिकेसी इज हाउ एफिशिएंटली वन इज डूइंग दिस जॉब। नहीं, ये पर्सनल एफिकेसी नहीं होता। पर्सनल एफिकेसी होता है कि आपके ऊपर आपको कितना कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि जो जो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपने बिहेवियर में कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसको बोलते हैं पर्सनल एफिकेसी। सो ए इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ए इज द राइट आंसर बिकॉज पर्सनल एफिकेसी का मतलब कुछ और होता है। हाँ, लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब यही होता है कि आपके लाइफ में जो जो हो रहा है आपको क्या लगता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। कि आपकी जिंदगी में जो जो हो रहा है उसका मेन लोकस, सेंटर पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है, कौन लोग है जो रेस्पॉन्सिबल है, कौन से इवेंट से जो रेस्पॉन्सिबल है। यस, ये तो सही बात है। एंड सब पीपल का अलग अलग मोटिवेशन बेस होता है। यस, सबकी मोटिवेशन अलग होती है, किसी को किस चीज से मोटिवेशन मिलती है, किसी को किस चीज से मोटिवेशन मिलती है। सो प्रदीप, आपका आंसर करेक्ट है। सो प्रदीप, आई एम एबल टू लुक एट योर कमेंट्स। आपका आंसर करेक्ट है, सेकंड का इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is right statement in relation to development of human resources? चार ऑप्शन आराम से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिए। तो इसमें बात करिए एक बार ऑप्शंस की। अगर मैं बता दूं एडल्ट ईगो क्या होता है, देखो इसमें एडल्ट ईगो की बात करिए पर
पर ऑप्शंस में बता देता हूँ एडल्ट ईगो क्या होता है। देखिए, मतलब आदमी की वो मानसिक स्थिति या फिर आदमी का वो स्टेट जिसमें उसको वो है बहुत ही रीजनेबल, रीजनेबल कह दो या फिर बहुत ही लॉजिकल, या फिर वो अपने बारे में अपना भला बुरा अच्छे से सोच सकता है और अपने बारे में सही डिसीजन ले सकता है, मतलब पूरा लॉजिकली डिसीजन लेता है। उसको बोलते हैं एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट एक वो स्टेट होती है जिसमें आदमी जो है एकदम लॉजिकल और जो है अपने बारे में भला बुरा सोच के अपने बारे में डिसीजन ले सकता है, उसको बोलते हैं एडल्ट ईगो स्टेट। और पेरेंट ईगो स्टेट वो होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें आदमी को लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स कहते थे ना, मतलब आदमी का जो पेरेंट्स जो कहते थे वो सब बातें उसको सही लगने लग जाती है, कि जो पेरेंट्स कहते थे वो सही था उसके लिए, तो उसको वो वाला उसको बोलते हैं पेरेंट ईगो स्टेट। तब उसको अपने पेरेंट्स जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते था वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गया है, उसको बोलते हैं पेरेंट ईगो स्टेट। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए ऑप्शन क्या बोलता है, विद एक्सपीरियंस एज एंड हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी शुड बी एलिमिनेटेड। भाई जैसे आपका तजुर्बा बढ़ रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका कद बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको अपने अंदर का बच्चा जो है मार देना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? देखते आगे। बी, एडल्ट ईगो स्टेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी एंड रिएक्शन टू अदर्स। जो आपका एडल्ट ईगो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी क्रिएटिविटी के लिए, क्यूरोसिटी के लिए। तो सी क्या है, पेरेंट ईगो स्टेट्स मेनली रेगुलेट्स बिहेवियर एंड नर्चर्स इट। तो भैया मैं आपको बता दूं, ए तो भैया रॉन्ग है, कि अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है, हायरार्की बढ़ रही है, तो आपको जो है पर्सनैलिटी में से अपना चाइल्डहुड कंपोनेंट को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। सो ये है फॉल्स। अब एलिमिनेट क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज चाइल्ड कंपोनेंट से ही आपके अंदर क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी आती है, एडल्ट ईगो से नहीं आती। आपके अंदर का जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है उससे ही आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। सो सेकंड इज आल्सो फॉल्स, कि एडल्ट ईगो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता क्रिएटिविटी के लिए, क्यूरोसिटी के लिए। वो होता है आपके अंदर जो चाइल्ड ईगो होता है, आपके अंदर का जो चाइल्ड कंपोनेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी क्रिएटिविटी के लिए। सो बी इज आल्सो फॉल्स। सी क्या है, पेरेंट ईगो स्टेट मेनली रेगुलेट्स बिहेवियर एंड नर्चर्स इट। मैंने क्या बोला, पेरेंट ईगो में आपको लगने लग जाता है कि जो मेरे पेरेंट्स कहते थे, आप अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हो, तो यस आपको बिहेवियर सुधरने लग जाता है, आपको बिहेवियर नर्चर होने लग जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। करेक्ट प्रदीप, सी इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। इसमें से राइट पूछा था तो भैया ए तो गलत है कि भैया आपको अपना चाइल्ड कंपोनेंट नहीं मानना चाहिए। बी, एडल्ट कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिविटी, गलत। चाइल्ड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट के जो 3-4 एमसीक्यू है ना, इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है। एक बार आप ट्राई करें, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तब तो आप आंसर दे दीजिए, वरना मैं क्विकली वो कॉन्सेप्ट आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ेंगे। फोर्थ का है सी, ब्लाइंड। Blind refers to the part of personality known to self but not known to others. So इसके ऑप्शन है एरेना ओपन, बी है क्लोज्ड हिडन, सी है ब्लाइंड, डी है डार्क अननोन। तो आपकी पर्सनैलिटी की वो खूबी, आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो आपको तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, जो आपको पता है लेकिन वो दूसरों को नहीं पता, उसको क्या बोलते हैं? So, प्रदीप उसको डार्क अननोन बोलते हैं। प्रदीप इज सेइंग डी, उसको डार्क बोलते हैं, अननोन बोलते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता। अपन बोलते हैं ना किसी के अंदर हिडन टैलेंट है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो एक छोटा सा मैं आपको मैट्रिक्स देता हूं, ये आपको याद करने के लिए रहेगा। देखिए, तो आपकी पर्सनैलिटी का वो भाग जो आपको पता है और दूसरों को भी पता है, तो भैया वो तो ओपन है, एरेना जिसको बोलते हैं। कि आपकी पर्सनैलिटी ओपन पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी एरेना पर्सनैलिटी है, कि आपको भी पता है लोगों को भी पता है, तो वो हो जाएगी एरेना। सेकंड, जो आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, ऐसी चीज अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, तो उस पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं? क्लोज पर्सनैलिटी या हिडन पर्सनैलिटी। पर आपने छुपा के रखा है, आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, तो आप क्लोज्ड हो, आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है, आपने अपने आप को छुपा रखा है, तभी सिर्फ आपको पता है और दूसरों को नहीं पता। तो प्रदीप आई होप आपको आंसर मिल गया होगा फोर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी का वो भाग जो आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है, कि आपके अंदर कुछ ऐसी बात है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसके बारे में आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है, तो भैया आप अंधे हो, ब्लाइंड, उसको बोलते हैं ब्लाइंड पर्सनैलिटी।
कि आपको ही नहीं पता, मतलब आप खुद ही कॉन्शियस नहीं हो लेकिन लोगों को पता है, मतलब आप ब्लाइंड हो, आप अंधे हो। अंधे इन द सेंस, मैं अंधा नहीं बोलना चाह रहा, इन द सेंस कि आपकी पर्सनैलिटी ब्लाइंड है। डी, आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, आपकी पर्सनैलिटी जो ना तो आपको पता है उसके बारे में, ना वो दुनिया को पता है। तो भैया वो तो किसी को नहीं पता, उसको बोल देते हैं अननोन या डार्क, वो तो अंधेरे में ही है भैया। ना तो आपको पता ना किसी और को पता, भैया तो वो पर्सनैलिटी क्या है, वो डार्क है, अननोन है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। तो एक बार क्विकली मैं वापस बोल देता हूँ, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार क्विकली वापस बोल देता हूँ। और इट्स आई होप स्क्रीन विजिबल ना, या एक बार क्विकली जो है इसको इरेज करके बोलता हूँ। या तो आपकी पर्सनैलिटी का वो भाग जो कि बाहर वालों को पता है और आपको भी पता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कि आपको भी पता है अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में, बाहर वालों को भी पता है, तो उसको बोलते हैं ओपन पर्सनैलिटी, अरेना पर्सनैलिटी। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता है लेकिन नॉट नोन टू अदर्स, बाहर वालों को नहीं पता, तो बोलेंगे आपकी पर्सनैलिटी क्लोज्ड है, हिडन है, आपसे सबसे छुपा रखा है, आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है, छुपा रखा है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी आपको नहीं पता लेकिन लोगों को पता है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड पर्सनैलिटी, कि भाई आपको ही नहीं पता, पूरे गांव को पता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लेकिन आपको ही नहीं पता, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड पर्सनैलिटी। एंड डी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ना तो आपको पता है ना लोगों को पता है, तो उसको बोलते क्या बोलते हैं, डार्क पर्सनैलिटी, अननोन पर्सनैलिटी। अब मेरे को जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, प्रदीप वापस। आपका गलत था पहले आंसर, अब मेरे को वापस जवाब दीजिए इसका, कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप अगेन फोर्थ डी, मैं कह रहा हूं नोन टू सेल्फ, आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, तो उसको क्लोज हिडन बोलेंगे ना, कि आपको पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, आपने छुपा के रखा है सबसे, आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है। देखो, नोन टू अदर्स बट नॉट नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स। इसको मैं हाईलाइट करता हूं अपने वाले केस को, कि नोन टू सेल्फ बट नॉट नोन टू अदर्स, उसको बोलते हैं क्लोज्ड। प्रदीप आई होप क्लियर, बी करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, अभी जस्ट पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया क्विकली, ये गलत नहीं होना चाहिए गाइस। Dash refers to the parts of personality not known to self or known to others. इंग्लिश ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है, नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, ध्यान से पढ़ना इसका। अगर आपने गलत जगह पॉज लेके पढ़ा तो इसका मतलब गलत निकालोगे, कि ऐसा पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स। सो एस कुमारी सिंह ब्लाइंड, प्रदीप इज सिंह फिफ्थ का सी, एस कुमारी सिंह डार्क। देखिए, ये मैं बोला था इंग्लिश को आप पढ़िए, इसमें क्या क्या, रेफर्स टू द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, ना तो आपको पता है ना किसी और को पता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, मतलब आपको भी नहीं पता दूसरों को भी नहीं पता, इसका मतलब वो जा रहा है, आप इसको यहां तक इस पर के दो टुकड़ों में मत बांटिए, कि नॉट नोन टू सेल्फ, तो यहाँ पे वो लिखता बट नोन टू अदर्स। अगर इसका मतलब ब्लाइंड वाला होता तो वो लिखता नोन, नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, कि खुद को नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है, लेकिन दूसरों को पता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इंग्लिश पढ़िए ध्यान से, नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, नॉट नहीं पता खुद को भी और दूसरों को भी, नहीं पता नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स, खुद को भी नहीं पता दूसरों को भी नहीं पता। तो भैया आप डार्क के अंदर हो, अननोन के अंदर हो, एस कुमार आपका आंसर करेक्ट है, डी, नॉट नोन टू सेल्फ और नोन टू अदर्स। तो आपकी पर्सनैलिटी डार्क है, अंधेरे में है, भैया आपको भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता, तो भैया आपकी पर्सनैलिटी डार्क है। प्रदीप करेक्ट, फिफ्थ का डी इज द राइट आंसर। तो आप समझेंगे मैट्रिक्स क्या है, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, मैट्रिक्स आपके लिए आपको समझा नहीं समझा। देखो, मैट्रिक्स की जरूरी नहीं है, आप आराम से भी खुद से भी सोच सकते हो, खुद को पता है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, दूसरों को भी पता है, तो या ओपन है, इन द सेम है क्लोज, हिडन, ब्लाइंड, नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए।
गाइस इसी के साथ आज का सेशन अपन एंड करते हैं। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया हो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आई होप आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ रहेगा, सेशंस आपके लिए यूजफुल चल रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू यश कुमार, थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। तो स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा गाइस, जो जो ज्वाइंट है स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ स्ट्रीम को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, तो स्ट्रीम को भी आप मैंडेटरी लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू शारदा। ओके, आप लोग फिर शारदा एंड आप लोग यश कुमार आप ज्वाइन थे, आप शायद फिर रिप्लाई, आप मेरे को लगता है आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मे बी आप लोग ज्वाइन थे थ्रू आउट द सेशन, बट आपने शायद आंसर्स के जवाब नहीं दिए थे, बिकॉज मेरे को भी एंड में आते आते आप सबके कमेंट्स आना स्टार्ट हुए। बट एनीवेज नॉट एन इशू। आई होप सेशन को आपने सुना होगा, आपका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में एडिशन हुआ ही होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।